चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आंसर राइटिंग सेशन में जो हम लोग इस बार एचपीएस 2024 के मेंस के लिए एक इनिशिएटिव था जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे 2 सवाल 8 नंबर 12 नंबर के मुताबिक आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे, ताकि जो विद्यार्थी घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं उनको एक बार इंसाइट मिल पाए कि आंसर राइटिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और थोड़ा सा उनके लिए शुरू में ही आंसर राइटिंग के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग हो जाए, ताकि आंसर राइटिंग को वो इन फ्यूचर परस्यू कर पाए। तो उसी के लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। उसी इनिशिएटिव को आगे ले जाते हुए आज ज्योग्राफी के सेशन में, कल हम लोगों ने शुरू किया था जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग को कवर किया था, जिसमें हमने डेक्कन प्लेटू के सवाल को किया था और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को कवर किया। आज के सेशन में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी की डोमेन में जाएंगे और वाटर एज अ रिसोर्स, क्योंकि यूपीएससी के अंदर भी वाटर एज अ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल में भी वाटर एज अ रिसोर्स के ऊपर काफी सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो आज ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है वाटर। तो वाटर के ऊपर 2 सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट एरियाज है, हो सकता है इस साल मेंस में देखने को मिल जाए या नियर फ्यूचर के अंदर मेंस में जरूर देखने को मिले। ऐसे इन थीम के आसपास वाटर एज अ रिसोर्स के ऊपर जरूर आता है, तो उसको आज हम लोग पिक करेंगे। कल के सेशन में भी मैंने दिखाया था कि ये हमारा सिलेबस है ज्योग्राफी की डोमेन से, जैसे स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। कल के जो सवाल थे वो स्ट्रक्चर और रिलीफ से थे। आज के जो सवाल रहेंगे हम लोगों के वो वाटर एज अ रिसोर्स में रहेंगे। वो इसमें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजिकल सेटअप, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। तो यहां से 2 सवाल लेकर आया हुआ हूं मैं। सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इस तमाम सारे एरियाज है जिनसे जनरली सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा जो वैल्यू एडेड कोर्स चल रहा है या कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिससे पिछले 3 सालों से काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं मेंस के अंदर, उसी प्रोग्राम के अंदर हम इन सारी थीम्स को काफी ज्यादा डिटेल में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा कवर करवा रहे हैं। तो जो बच्चा मेंस की बहुत सीरियस तैयारी कर रहा है, इस साल प्रीलिम्स नहीं हो पाया और अलाइड एग्जामिनेशन नहीं दे रहा है, कि उसको लगता है कि अलाइड उसके लिए नहीं बना है, वो रेदर देन यूपीएससी और एचएस के लिए बना हुआ है, उसके लिए ये कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम काफी ज्यादा उपयोगी रहेगा, जिसके द्वारा आप अपने मेंस के कंटेंट को काफी ज्यादा एनहेंस करोगे। यूपीएससी में हम इस तरह का प्रोग्राम चलाते हैं, इस बार भी चलाएंगे यूपीएससी के लिए ये प्रोग्राम हमारे सिविल स्टेप आईएएस वाले चैनल के अंदर, जिससे जो यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहा है वहां थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है, डिफरेंट टेंजेंट और फ्रीक्वेंसी पे हमें पढ़ाना पड़ता है। हिमाचल में थोड़ा सा टोन डाउन करके हमें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पेपर की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से पढ़ाना काफी ज्यादा आवश्यक रहता है। तो उसी सीरीज के अंदर आज के इस सेशन में हम लोग कुछ 2 सवालों को करेंगे इसी पीडीएफ के अंदर, जो कि आप लोगों के साथ कल भी शेयर की गई थी और आज भी शेयर की जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। इस पीडीएफ में एचएस के पीवाईक्यूज ज्योग्राफी डोमेन के मेंस के टॉपिक वाइज अरेंज है। जैसे टॉपिक क्या है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए डाले हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करना आप इन सारे सवालों को, ताकि इनमें से आपको सवाल देखने को मिले। तो आज के इस टॉपिक के अंदर ये कुछ एक थीम है जिनमें से मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, जैसे पॉपुलेशन और ड्रेनेज। ये 2 टॉपिक हैं जिसके काफी सारे सवाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज है। लास्ट ईयर भी ज्योग्राफी की डोमेन में से 100% क्वेश्चन ही जो है हमारे इन्हीं जो हम लोग कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम से कराते हैं उन्हीं में से आए हुए सवाल हैं। ऐसे ही उससे पहले भी जितना भी क्वेश्चन आया है वो सारे ही कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम से आए हैं। तो उसके अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं और क्लासेस में भी करवाते हैं, ताकि आपके पढ़े में से पेपर आने की संभावनाएं बढ़ जाए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 सवाल डिस्कस करेंगे। सवाल बोलता है, इंडिया इज वेल एंडोड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इंडिया के पास बहुत अच्छे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई इट स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। उसके बावजूद भी भारत में वाटर स्कार्सिटी क्यों है? इंडिया में बहुत अच्छे वाटर रिसोर्सेज है, उसके बाद भी बावजूद भारत के अंदर वाटर स्कार्सिटी क्यों है? इंट्रोडक्शन देखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आंसर का स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमेशा कमीशन देता है उसको एलोबरेट करो, कि फर्स्ट स्टेटमेंट को एड्रेस करो। यस, इंडिया इज एंडोड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आप बताओगे कि कैसे इंडिया में बहुत अच्छे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। तो इंट्रोडक्शन 4-5 लाइनों का होगा, जिसमें हम डेटा कोट करते हुए बात बोलेंगे। फिर अगली बात पे आएंगे, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसके बावजूद भी भारत जो है वाटर स्ट्रेस से सफर कर रहा है, और क्रिटिकली एग्जामिन है मींस इस बात में उदाहरण के साथ आप बात बोलोगे कि हाँ जी सफर कर रहा है। कैसे? आप यहां किसी ना किसी रिपोर्ट को मेंशन करते हुए, एग्जांपल्स को साइट करते हुए अपनी बात को बोलोगे और बताओगे कि क्या कारण बने थे कि जिसकी वजह से भारत के अंदर इतना ज्यादा वाटर स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है। और साथ में अगर समस्या पूछी गई है, समाधान आपको देना पड़ेगा। ऑफर सॉल्यूशंस इन द कंक्लूजन पार्ट। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हमें समाधान देना है एज अ ब्यूरोक्रेट, तो आपको यहां पर भी समाधान प्रपोज करने पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसमें हमने डेटा के साथ बात बोलनी कि हाँ भारत के अंदर बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज है। तो हम बोलेंगे कि इंडिया इज अ मॉनसूनल लैंड विद अबंडेंट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। 2 तरह के पानी होते हैं, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। और 18% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन यहां रहती है, लेकिन 4% ही
पूरी दुनिया का पानी है। तो पहले लेवल पे पानी है बहुत ज्यादा, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उतना ज्यादा भी नहीं है। 4% पानी है 18% जनसंख्या के पास, तो प्रोपोर्शनेटली कम है। रेनफॉल बहुत अधिक होती है, 118 सेंटीमीटर की रेनफॉल पूरे साल में होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू 4000 क्यूबिक किलोमीटर। ये डेटा हमेशा याद रखना, 4000 क्यूबिक किलोमीटर, ये एनसीईआरटी का डेटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। साथ ही साथ इसमें से ये डेटा नदियों के अंदर 1720 क्यूबिक मीटर जो है फ्रेश वाटर हमें देखने को हर साल मिलता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला बात, जहां हमने फर्स्ट लाइन को एड्रेस किया कि इंडिया इज वेल एंडोड विद वाटर रिसोर्सेज। हमने बताया हाँ पानी तो है। दूसरी बात कि क्राइसिस भी है, तो हम कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने सन 2018 में पब्लिश किया, और इन्होंने बोला कि भारत के अंदर 2030 तक 60 मिलियन पीपल, दैट इज क्लोज टू 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, दैट इज 60 करोड़ पीपल विल सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। ये इनका इंडेक्स है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बन एरियाज में वाटर की डिमांड ज्यादा होती है और स्रोत कम होते हैं, और अर्बन एरियाज में जो लोग रहेंगे वो पानी के स्ट्रेस से जो है गुजरेंगे। ये बात इन्होंने बोली है, और इन्होंने एक रिपोर्ट दी, उसमें इन्होंने बोला कि दुनिया में 122 कंट्री का डेटा लेकर आया गया, और भारत उसमें से 120वें स्थान में है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। तो इंडिया का जो वाटर है वो 70% कंटामिनेटेड है। हमारी नदियों के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज वेस्ट है, हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जा चुका है, पेस्टिसाइड्स जा चुके हैं, तो इसलिए हमने अपने वाटर को कंटामिनेट भी कर दिया है। एक तो पहले ही वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों सफर हो चुकी हैं पानी की, तो ये इन्होंने बोला है। अब हमने आइडेंटिफाई बताया कि रीजन क्या होगा, क्यों हुआ, तो हमने बोला कि भारत में पहला तो नेचर ने ही किया है कि नेचर में हर जगह पानी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। आप जैसलमेर के अंदर देखोगे तो वहां पानी नहीं है। तो टाइम और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम और स्पेशल मतलब पूरे भारत में एक ही समय में बारिश पूरे साल नहीं होती, 3 महीने खूब बारिश होगी, 9 महीने सूखा पड़ा रहेगा। तो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इवन नहीं है कि पूरे साल बारिश होती रहेगी, ऐसा नहीं है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, SPATIL, स्पेशल का मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में बहुत बारिश है, कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल बारिश नहीं है, तो मींस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नेचर की वजह से ही अनइवन है। तो नेचर इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, तो इवन कौन करता है? सरकारें। सरकारें क्या करेंगी? जो नेचर ने मिसमैच किया है ना, उसको ठीक करने का काम करेगी। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, छोटा नागपुर प्लेटू में कोयला है, कोयले से बिजली बनती है। आज हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो क्या चंडीगढ़ को बिजली ना मिले क्योंकि उसके पास कोयला नहीं है? सरकार क्या करेगी? कोयले को ट्रांसपोर्ट करके चंडीगढ़ के पेरिफेरी तक लाएगी, यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट लगाएगी, वहां बिजली बनाएगी, और उस बिजली से चंडीगढ़ के शहर में बिजली आएगी। तो सरकार क्या करेगी? जो नेचर ने अनइवननेस की है उसको इवननेस में क्रिएट करेगी, राइट? तो इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, उसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी कुछ क्षेत्रों में फेस होती है। दूसरा, अच्छा जनसंख्या भी तो बढ़ गई समय के साथ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ज्यादा पानी लगेगा, तो उसके लिए हमारे को कमी देखने को मिलती है। ऐसे ही खेती के अंदर 80% जो हमारी वाटर की कंजप्शन है वो केवल खेती की वजह से है। तो खेती बहुत ज्यादा पानी को यूज कर रहा है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 45% जनसंख्या आज भी खेती के अंदर एंगेज है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी की खपत बहुत ज्यादा खेती कर रहा है। पूरी दुनिया में इतना ज्यादा वाटर एग्जॉस्टिव एग्रीकल्चर कहीं पे नहीं किया जाता। चौथा कारण है कि भाई हमें वाटर हार्वेस्टिंग करते ही नहीं, हम लोग रीयूज नहीं कर रहे, रिसाइकिल नहीं कर रहे, जो नेचर का एक फिनोमिना है। हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं और नए पानी, उसी पानी को रिसाइकलिंग में नहीं डाल पा रहे हैं। ये हमारा फेलियर है। हमारा फेलियर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ना करना, हमारा फेलियर है इंटेंसिवली चीजों को यूज करना और रिचार्ज ना करना। तो ये हमारा फेलियर है। अवेयरनेस लेवल पे हम लोगों का जो है फेलियर है कि हम अवेयर ही नहीं है कि देयर इज अ वाटर स्ट्रेस। तो जब तक स्ट्रेस हमारे दरवाजे तक नहीं आ रहा, हम उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। और आखिरी में करंट का तड़का कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, जिससे जो है इरेटिक रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है, प्रोलॉन्ग ड्रॉट पीरियड देखने को मिल रहा है। जैसे इस बार भी अगर आप देखोगे, जहां चंडीगढ़ में हम लोग बैठे, यहाँ पे मॉनसून डेफिसिट है इस साल। तो मींस जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। अब साथ में बताएंगे कि वाटर स्कैर्सिटी हो रही है तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया। तो भारत सरकार ने सबसे बढ़िया जो काम किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का निर्माण किया और एक इंटीग्रेटेड एफर्ट डाला कि भाई जो वाटर है ये पूरी इंडिया को इसने प्रभावित करना है, तो ये अलग अलग स्टेट सब्जेक्ट के अंदर नहीं रह सकता है। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चलेगी। उस अप्रोच को आगे परस्यू करने के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सामने आई है और इसने कुछ एक इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे एक इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट का काम क्या है कि एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम को बढ़ावा देना, वाटर कनेक्शंस देना और वाटर क्वालिटी को मैप करना। इसी का एक पार्ट है हर घर जल योजना, जल शक्ति मिशन का। ऐसे ही एक मिशन है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। इसके अंदर हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, कैसे वाटर के रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए, कैसे उसकी सप्लाई बढ़ाई जाए, इन दोनों के ऊपर जो है काम करना है। फिर एक हमने लिखा जल शक्ति अभियान। इसके अंदर हमने धीरे धीरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम करना है कि रेन को टैप कैसे किया जाए। एक मिशन है जल अटल भूजल। भूजल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया है। तो ऐसे मल्टीपल इनिशिएटिव इस मिनिस्ट्री ने लिए हैं। सप्लाई बढ़ाने का अलग इनिशिएटिव है, टैप कनेक्टिविटी का अलग इनिशिएटिव है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का अलग इनिशिएटिव है, वाटरशेड डेवलपमेंट का अलग इनिशिएटिव है। तो ये सारे इनिशिएटिव कुल मिला के बने हैं ताकि हम लोग वाटर एज अ रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। कंक्लूजन में आप जरूर लिखोगे, इसमें बताओगे कि धीरे धीरे 3 लेवल पे हमें पता चल रहा है कि वाटर कहाँ पे जो है ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा पानी की खपत कर रहा है, तो हमने एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न के मुताबिक एग्रीकल्चर करने की बात करी है। और वहां पे वाटर यूज एफिशिएंसी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए एक सरकार ने स्कीम निकाली है पर क्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप की वाटर यूज एफिशिएंसी की, हर बूंद से ज्यादा यूटिलाइजेशन करने का काम हम लोग करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि पानी की खपत करता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स का 1 साल का सवाल भी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पानी को खपत करती है। कोल इंडस्ट्री मींस थर्मल पावर प्लांट बहुत ज्यादा खपत करते हैं, तो इसलिए भी इंडस्ट्रियल में भी पानी के यूसेज को मिनिमाइज करना और एफिशिएंसी के साथ यूज करना और रिसाइकिल करना। फिर डोमेस्टिक यूज के अंदर रिसाइकलिंग जो है एक प्रोसेस लाए हैं, जिसमें हम लोग एक शब्द हम बोलते हैं ग्रे वाटर, तो इसका भी प्रोविजन हम लोगों ने किया है। तो इस तरह से पानी एज अ रिसोर्स को बहुत अच्छे से जुडिशियसली यूटिलाइज करने का काम सरकार करना चाहती है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो कि नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा, एसेज में देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल, इन व्हाट वे माइक्रोशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, कि वाटर कंजर्वेशन में माइक्रोशेड वाटरशेड डेवलपमेंट क्या रोल प्ले करेगा, पर्टिकुलरली इन दी ड्राउट प्रोन एरिया एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। तो आप बताओगे कि वाटरशेड डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलते हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं। इस अप्रोच को माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट की अप्रोच बोला जाता है। छोटे छोटे स्केल पे ये सारे काम किए जाते हैं, विलेज लेवल पे, छोटे स्केल का मतलब है विलेज लेवल पे ये सारे काम किए जाते हैं। इसका क्यों किया जाता है? ताकि रूरल डेवलपमेंट हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े रूरल एरियाज के अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़े, जमीन की अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, और इस सबसे उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उनके कैटल की हेल्थ ठीक रहेगी, क्योंकि पानी मिलेगा कैटल को पीने के लिए और कैटल के चारे के लिए भी पानी मिलेगा, तो चारा भी भरपूर मिलेगा, जिससे ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी और रूरल डेवलपमेंट आ जाएगी। तो इसलिए माइक्रो वाटरशेड मैनेजमेंट इन सारे पहलुओं को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भारत सरकार ने कुछ एक तरीके निकाले हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का ये काम करेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इसमें फिनोमिना है। सिंपल है, विलेज लेवल पे आप क्या करते हैं, प्लेन्स इलाके में, हिमाचल के अंदर तो नहीं, प्लेन हिमाचल की भी जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ऐसा काम होता है, या तहसीलों के अंदर ऐसा काम हो रहा है कि आप हर गांव के अंदर एक झोड़ बोलते हैं, झोड़, जो कि यूपी और हरियाणा की वोकेबलरी है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम होता है। एक छोटा सा पॉन्ड होता है जो कि लो लाइंग एरिया में बना होता है, बेसिन लाइक एरिया होता है, मींस पूरे गांव का पानी बह के वहां पे इकट्ठा होता है, वो गांव के तकरीबन आसपास ही होता है, ताकि वहां पे पानी कलेक्ट हो और उस पानी से पूरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए उस गांव का, जिससे वहां पे फसल में अपने आप जो है खुशहाली आ जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाती है अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। दूसरी बात, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस भी है अगेंस्ट की ड्राउट, अगर बारिश बरसी ही नहीं तो आपके पास गांव के अंदर बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, उस पानी से आप सिंचाई भी कर सकते हो, कैटल को भी पिला सकते हो, इरिगेशन की नीड आपकी पूरी करता है वो पानी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रो वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है, और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हमारी बात हुई थी पर्टिकुलरली इन द ड्रॉट प्रोन एरिया, रेनफेड एरिया में ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ था, उसको भी ये सपोर्ट मिलता है और पूरी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसके लिए चाहिए, और लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट इसमें होता है। तो ये सारे इसके मेरिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। एक बहुत बड़े इनिशिएटिव का नाम है मिनिस्ट्री इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है। उसके अंदर हम लोगों ने बोला है
कि 55 मिलियन हेक्टेयर ऑफ रेनफेड एरिया को जो है हम 2027 तक कवर करेंगे। टोटल 140 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास जमीन खेती के लिए है, उसमें से 55 मिलियन हेक्टेयर जो है रेनफेड एरिया के अंदर हम इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे हरियाली एक योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करी ताकि स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, उसके लिए एक स्कीम है हरियाली। ऐसे ही राजस्थान ने एक इंप्लीमेंट किया प्रोजेक्ट नेहरू मेरू, और ऐसा ही आंध्र प्रदेश ने अरवरी पानी संसद, इस तरह के प्रोग्राम जो है लॉन्च किए। विलेज लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको समझाया कि वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये सारे काम होंगे और ये सारे उसके बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो आज हम लोगों ने वाटर एज अ रिसोर्स के ऊपर 2 सवालों को किया। दूसरा सवाल वाटर एंड सॉइल एज अ रिसोर्स पे रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि प्री और मेंस के कंटेंट में देयर इज अ लार्ज गैप। हमें तैयारी को 2 भाग में करना होता है। प्रीलिम्स में कुछ अलग तरह की तैयारी हिमाचल में लगती है, मेंस में जिस तरह से अब पेपर आ चुका है वो बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है, तो हमें यूपीएससी के स्टैंडर्ड की तैयारी लगेगी और धीरे धीरे यहाँ पेपर में डेप्थ भी आना शुरू हो जाएगी। तो अब उसी स्टैंडर्ड में हम मेंस को प्रिपेयर करेंगे। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।